उनके बीच सारा रास्ता खामोशी ही रही थी। उन दोनों ने ही रास्ते में कोई बात नहीं की थी। गाड़ी 10 मिनट मजीद चली और उसके बाद एक झटके से उस चौराहे पर रुकी जहां मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ था। वजदान सफ़ेद शलवार कमीज़ और भूरी मर्दाना शॉल गले में डाले पुरवकार पर्सनैलिटी के साथ चलता गाड़ी से बाहर आया था। उसकी शख्सियत बहुत असरअंगेज़ थी। वो सामने वाले को एक तलिस्म में जकड़ने का हुनर रखता था। और दूसरी तरफ मुशाइम बेग शलवार कमीज़ और सर पर दुपट्टा जमाए काले रंग में बहुत संजीदा चेहरे के साथ बाहर निकली। दोनों की पर्सनालिटी में एक ऐसा रोब और दबदबा था कि सामने वाले को कई मिनट लगते थे, कई लम्हों तक गड़बड़ाने पर मजबूर कर देते थे। उन दोनों के पास ही ऐसा स्किल था कि सामने वाले से सच कुछ ही मिनट में कबूल करवा लेते। हमजा जो हमना की बुक में कुछ झांक कर देख रहा था, उनकी गाड़ी की आवाज़ सामने निगाह उठाकर देखी। दोनों एक साथ उन्हीं की जानिब आ रहे थे। उनकी जोड़ी वाकई बाकमाल लग रही थी। हमजा के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। वो दोनों साथ में अपनी एक अलग ही मिसाल लग रहे थे। वो दोनों बहुत अलग थे, एक आग तो दूसरा पानी, लेकिन उनकी जोड़ी कमाल थी। वो दोनों वैसे भी बहुत प्यारे और खूबसूरत थे, लेकिन साथ में चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। हमना ने भी जब हमजा को मुतवज्जो ना देखा तो सर उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर उसकी नज़रों के सामने देखा जहाँ से वो दोनों चले आ रहे थे। हमना के होंठ मुस्कुराए और धीमी आवाज़ में बोली, ये कपल हमारी जान लेगा यार, क्या लग रहे हैं। हमजा ने उसकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उसके कान की जानिब झुका। 4 फुट की मायरा खान, माशाल्लाह कहो, नज़र लग जाएगी। हमना ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा और उसी के अंदाज में बोली, आप बड़े खुद आलम चन्ना है ना जो मुझे डिग्रेड करने के लिए इंटेलिजेंट हमना को 4 फीट का बोल रहे हैं। अभी हमजा अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकालता उन दोनों को करीब पहुंचता देख यकदम खामोश हुआ। अस्सलामुअलैकुम। उनके करीब पहुंचते ही मुशाइम ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिशी, कैसी हो? मैं ठीक। हमना ने भी फ़ौरन जवाब देकर उसका हाल अहवाल पूछा था। वजदान उस जगह को बहुत गौर से देख रहा था जहाँ कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा की लाश थी। वो जगह जहाँ खून था, उसके भाई का खून, उसके जिगर का। उसकी आंखों के सामने सारे मनाजिर जैसे घूमने लगे थे, आंखों के सामने फ्लैशबैक जैसे चलने लगा था। सबके रोने की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। मुस्तजाब रोता बिलखता देखने लगा। साथ ही दादा बाबा चाचू वो सब कुछ वो वैसे ही महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी, दम घुटने लगा था। दिल की रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई थी। वो बिना पलक झपकाए उस जगह को ही देखे जा रहा था। हमजा ने सलाम भी किया था लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। वो बिल्कुल उस वक्त उस सीन में गुम सा हो गया था। उसका दिल ही नहीं था उस जगह फिर कभी आने का। उसने तो रास्ता तक गुजरने का बदल लिया था वहाँ से, लेकिन एक दफ़ा फिर वहीं आकर जैसे पुराने ज़ख्म हरे हो गए थे। मुशाइम ने जब उसको जवाब ना देते देखा तो गर्दन घुमाकर उसके ताक़ुब में देखा, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि वो वहाँ क्या तलाश कर रहा है। मुशाइम ने हमजा की जानिब देखा और संजीदगी से पूछा कि उमैर कहाँ है। वो अभी हमजा कुछ बोलता सामने से ही उमैर आता दिखा था। कहाँ थे भाई, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार बस पानी पीने गया था। अस्सलामुअलैकुम मिस्टर वजदान। उसको जवाब देकर उसने वजदान से सलाम लिया और उसकी आवाज़ में हवासों में वापस लौटा था वो। हाँ क्या हुआ, वो हवास भागता सा बोला। मिस्टर वजदान आर यू ओके? मुशाइम ने कंधे पर हाथ रखकर कदरे धीरे और फिक्रमंद लहजे में पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और वैसे भी घर जल्दी जाना होगा, आज आर्यान भी हॉस्पिटल से घर आ रहा है। वो मुशाइम को देखते बोला। हमजा कुछ पता चला? वो उसकी बात सुनकर हमजा की तरफ मुतवज्जो हुई। नहीं मैम, अभी हम आपका ही वेट कर रहे थे। अब आप बताइए क्या करना है। हमजा कुछ बोलता उससे पहले हमना बोली। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमजा हमना तुम दोनों वहाँ जाओ, उस झाड़ जंगल में क्या पता वहाँ झाड़ियों में कोई गोली मिल जाए। उसकी बात सुनकर दोनों इस बात में सर हिलाकर उस साइड पर गए। बाकी मैं उमैर और तुम थोड़ा इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्या मतलब? वजदान फ़ौरन बोला। मतलब देखें, जैसे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ऐसे ही मुस्तफ़ा की भी होगी, और जहाँ उमैर खड़ा है यहाँ पर हमारा मुस्तफ़ा होगा, और उसके साथ जैसे मैं हूँ यानी आर्यान होगा, और शूटर उनके सामने होगा जैसे कि वजदान साहब खड़े हैं। वजदान ने अपनी जगह को देखा और फिर उमैर और मुशाइम को जो काफ़ी क्लोज खड़े थे। ए तुम यहाँ आ जाओ। उमैर का हाथ पकड़कर उसने अपनी जगह पर खड़ा किया जहां वो खुद खड़ा था, और खुद मुशाइम के पास खड़ा हो गया। यह अमल इतनी तेज़ी से किया गया था कि दोनों उसको हवन्नक बने देखने लगे। हाँ मिस मुशाइम, आगे बोलें क्या करना है। वो उन दोनों को इग्नोर करके बोला।
हाँ आगे। वो सर झटक कर वापस मुतवज्जो हुई। तो देखिए यहाँ से अगर शूटर ने शूट किया मुस्तफ़ा को और साथ में आर्यान था, फिर उसको शूट किया, मुस्तफ़ा को 2 गोली लगी जबकि आर्यान को 1, मुस्तफ़ा के दिल के मकाम पर और एक हाथ पर लगी। वो बोलकर चंद पल खामोश हुई। चेहरे पर धूप पड़ रही थी और हाथ कमर पर था। क्या हुआ है मिशी, खामोश क्यों हो गई? यार मुझे ना अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही। वो एकदम संजीदा और थोड़ा हैरत वाले अंदाज में बोली। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? इन सब में वजदान बिल्कुल खामोश था कि मुस्तफ़ा को सामने से शूट किया गया, लेकिन उसने कोई हरकत या कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे वो अपने आप को बचा सके। हाँ मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, उसने कोई एक्शन क्यों ना लिया? वो खुद को बचा सकता था, भाग सकता था, नीचे झुकता या फिर कुछ भी, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकता था ना। मुशाइम ने वजदान और उमैर को देखते हुए बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में कहा, और तुम्हें पता है इंसान ऐसा कब करता है कि सामने उसके ऐसी चीज़ हो जिसको वो अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता हो, लेकिन वो चीज़ सामने हो और ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसका कभी वो सोच भी ना सकता हो और ना वो ऐसी उम्मीद रखता हो कि वो ये हरकत कर सकता है। तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है, वो एक सदमे की कैफियत में चला जाता है। और सेम यही चीज़ मुस्तफ़ा के साथ भी हो गई और वो भी कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटे में आ गया कि ये हुआ क्या है। लेकिन जब वो होश में आता उससे पहले शूटर अपना काम दिखा चुका था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन शख्स था सामने जिसको मुस्तफ़ा ने देखकर कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि खामोशी से मौत को गले लगा लिया। वजदान उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसकी बात खत्म होते ही उसके लब धीरे से हरकत में आए। वो बेहद आहिस्तगी से बोला, आर्यान। मुशाइम ने इस नाम पर हैरत से उसकी जानिब देखा। आप और मैं एक वक्त में एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? वो कदरे हैरत से बोली, सोच सकते हैं क्योंकि तुम भी वही चाहती हो और मैं भी वही चाहता हूँ, मुस्तफ़ा को इंसाफ मिले। सही कहा आपने, मुजरिम सामने था और मैं देख भी नहीं पाई, लेकिन मिस्टर वजदान कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो था। हमज़ा हमना। वो उसको जवाब देकर उनकी जानिब मुड़ी जो ढूंढ कम रहे थे और लड़ ज़्यादा रहे थे। उसने हाथ के इशारे से उन्हें वापस बुलाया। उमैर तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे लिए यहाँ तक आए, लेकिन काम हो चुका है, गुत्थी सुलझ गई है। बस अब एक ऐसी चोट देना बाकी है जिससे सारा सच सब लोगों के सामने आ जाए और अब तुम भी आराम से शहर जाओ और अपना थाना संभालो। बट वंस अगैन थैंक यू सो मच। हमज़ा और हमना जब तक आ गए थे, हमज़ा वजदान के बिल्कुल पास खड़ा था। कोई बात नहीं मुशाइम, ये मेरा फ़र्ज़ था और तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा। एंड अब तुम भी जल्द अज जल्द वापस अपने घर आ जाओ, फिर लगाएंगे सही से महफिल। वो भी मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देखते बोला। किसी को वो मुस्कुराहट जहर से भी बुरी लग रही थी। उस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था कि मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ दे। वो कोई और नहीं, सरदार वजदान शाह था। वजदान का चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था और हाथ की मुट्ठी सख्ती से भिंची हुई थी। हमजा की नज़र वजदान पर पड़ी तो होंठ का कोना दबाकर हंसी रोकते हुए उसकी जानिब झुका। वैसे आपको पता है सर, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिगरी दोस्त लोग। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते। आजकल इनकी याद की वजह से तो हमारे घर रह रहे हैं, आपको पता है। शट अप। वजदान यकदम धाड़ा। सबकी निगाहें उन पर उठी। मुशाइम फौरन बोली, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? हाँ सब ठीक है, जल्दी से ये काम खत्म करके गाड़ी में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो बोलकर रुका नहीं था, गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। उसकी तेजी पर सिर्फ हमजा ने दिल से कहका लगाया था। बाकी हमना, उमैर और मुशाइम उसको हवन्नक बने देख रहे थे। गाड़ी शाह इंडस्ट्री की बड़ी सी इमारत के सामने एक झटके से रुकी थी। हफ्सा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा और सारे बाल भी मुंह पर आए। आराम से गाड़ी नहीं रोक सकते थे क्या? सारे बाल खराब कर दिए मेरे। वो गुस्से से उसको घूरते हुए बोली। बुर्राक ने स्पार्ट निगाह उस पर डाली और उसका जवाब दिए बगैर चाबी निकालकर बाहर निकल गया। उसके निकलते ही फौरन हफ्सा भी बाहर निकली गाड़ी से। हफ्सा ने उसके तेवर बड़ी हैरत से देखे थे जो उसको छोड़कर खुद आगे चला गया था। उसने उसकी पुश्त को घूरा और उसके पीछे लपकी। बुर्राक को सामने आता देख रिसेप्शनिस्ट अदब से खड़ी हुई, सलाम किया, जिसका जवाब हल्की सी जुम्बिश देकर सर को वो आगे बढ़ गया। पीछे से वो हवन्नक बनी देख रही थी जो एक मिनट भी उसके लिए नहीं रुक रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो वो उसके इंतज़ार में खड़ा हुआ था। उसके करीब आते ही उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। बुराक बिल्कुल स्पार्ट निगाहों से सामने की जानिब देख रहा था। उसके चेहरा बेतासुर था। वो लोग 3rd फ्लोर पर उतरे। वो जैसे ही दाखिल हुआ सब एक साथ खड़े हुए। हफ्सा दाद देती निगाहों से उसको देख रही थी। मतलब इतनी इज्जत। उसने सबका जवाब सर की हल्की सी जुम्बिश से दिया और अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। हफ्सा भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुई।
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कहाँ छोड़ छाड़ कर भागते फिर रहे हो? दिमाग जगह से हिल गया है क्या? वो अंदर दाखिल होते ही सामने कुर्सी पर बैठे बुर्राक से मुखातिब हुई। तमीज़ से मिस हफ्सा, यहाँ मैं तुम्हारा कोई शोहर नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इज्जत से बात करो वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और तुम्हें बिल्डिंग से बाहर कर दूंगा। वो बिना लिहाज एकदम बोला। हफ्सा ने आंखें छोटी करके उसको और मुंह भी लटका, लेकिन कुछ बोली नहीं और खामोशी से सोफे पर बैठ गई। बुर्राक ने उसके फूले मुंह को देखा, लेकिन इग्नोर करके रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी मिस लैला को बुलाया। आप फौरन अंदर आइए। कुछ सेकंड के बाद ही दरवाज़ा नॉक हुआ और दोनों ने नज़र उठाकर सामने देखा, जहां वो जीन्स की पैंट और घुटनों से थोड़ा ऊपर खुली शर्ट पहने हुए, बाल आगे करके खुले हुए थे। मेकअप भी काफ़ी सारा किया हुआ था। हफ्सा ने एक नज़र उसके कपड़ों को देखा और उसके बाद खुद पर एक नज़र डाली। वाइट शलवार कमीज, ब्लैक शॉल, सर पर दुपट्टा जमाए उसको अपना आप पेंडू लगा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा उसकी काजल से भरी आंखें। गुड मॉर्निंग सर, वो उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराकर बोली। हफ्सा ने एक आईब्राउ उठाई। मिस लैला, मैंने आपसे इनके बारे में जिक्र किया था ना? बुर्राक ने हफ्सा की जानिब इशारा करते बात का आगाज़ किया। उसने निगाह घुमाकर उसकी जानिब एक सरसरी सी निगाह डाली और निगाहें वापस बुर्राक की जानिब की। तो ये आपके और मेरे अंडर काम करेंगी। आप इनको इनका टेबल दिखा दीजिए और काम भी समझा दीजिए और एक कॉफ़ी भी भेज दें और साथ में मिस्टर केके की फ़ाइल भी भेज दें। यस सर। वो हफ्सा की तरफ मुड़ी। चलिए आप, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। हफ्सा ने एक नज़र लैला फिर बुर्राक को देखा और खड़ी होकर उसके पीछे चली। हफ्सा काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसने आज तक ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया था। उसने तो बस मुशाइम के पास जॉब की थी। उसके दिमाग में उसके जुमले घूम रहे थे, उसके अल्फाज उसको खंजर की तरह दिल में पैवस्त हो रहे थे। मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ कैद कर लूँगा हफ्सा। अगर तुम दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं चाहता हूँ हफ्सा कि बुराक शाह तुम्हारे साथ जिए अपनी ज़िंदगी। वो अपने दिल में उसको तसव्वुर करते खुद बुड़बुड़ाया था। मुस्तजाब ऑफिस से वापस जल्दी आ गया था। उसका दिल ही नहीं लग रहा था ऑफिस में। बार बार आंखों के सामने शहर का कांपता रोता हुआ वजूद घूम रहा था, इसलिए वो जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। अभी मुलाजिम से पूछकर वो शहर के कमरे के बाहर धड़कते दिल के साथ खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो खिड़की के सामने खड़ी थी। चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे, जिनको हटाने की जहमत ही नहीं कर रही थी। वो बहुत उदास थी। आंखें बिल्कुल वीरान थी। वो बिल्कुल महव होकर बाहर देख रही थी। मुस्तजाब चलता हुआ उसकी पुश्त पर खड़ा हुआ और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम ठीक हो? वो उसकी आवाज़ पर बुरी तरह से डरी और यकदम पीछे हुई। उसके पीछे होने की वजह से वो मुस्तजाब के सीने से टकराई। दोनों के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई। सहर ने घूमकर उसकी जानिब देखा, जो एक अलग ही आंखों में खुमार लिए उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी। उसको जब अपनी और मुस्तजाब की नज़दीकी का एहसास हुआ तो यकदम गाल सुर्ख हुए और निगाहें भी झुकी। वो पीछे होना चाहती थी, लेकिन मुस्तजाब ने उसकी कमर के गिर्द हाथ हाइल कर लिए थे। कैसी हो? वो धीमी आवाज़ में बोला। मैं ठीक हूँ, आप पीछे हो जाएं। वो कामती आवाज़ में बोली। लेकिन वाइफी, मैं दूर जाने के लिए थोड़ी पास आया हूँ। वो खुमार ज़दा आवाज़ में बोला। प्लीज़ ऐसे मत करें, मुझे घबराहट हो रही है। उसके लहजे में पता नहीं ऐसा क्या था कि मुस्तजाब उससे आराम से पीछे हुआ और मुस्कुराते लहजे में बोला, अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? उसकी बात सुनकर उसने हया से अपनी आंखें झुकाईं। वो इस अदा पर दिल खोल कर मुस्कुराया, यानी आप राज़ी हैं? लहजा मुस्कुराता हुआ था। सहर ने अपनी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा और धीमी आवाज़ में बोली, मालूम नहीं। मुस्तजाब की मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में जो चमक आई थी वो भी एकदम फीकी पड़ी। यानी तुम राज़ी नहीं हो? वो बुझे दिल से बोला। हो सकता है। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? वो बेबसी से बोला। क्या आप अपना वक्त भूल गए हैं मुस्तजाब? वो भी दूबदू बोली। मुस्तजाब का सर झुका। सहर, तुम क्या मुझे एक मौका और नहीं दे सकती? नहीं, वो हतमन बोली और रुख फेरा था। मुस्तजाब की आंखें नम होने लगी। आज उसको भी एहसास हो रहा था कि ठुकराने का एहसास कैसा होता है। सहर, सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो आज से बोला।
मुझे तो आपने एक भी मौका नहीं दिया था। मैंने भी तो कई बार आपसे एक मौका मांगा था। लहजा काफ़ी भीगा हुआ था। क्या तुम मुस्तफ़ा लाला को तकलीफ़ देना चाहती हो? वो उसकी पुश्त को देखते बोला। सहर यकदम मुड़ी। क्या मतलब? याद है सहर, मेरे और तुम्हारे निकाह पर मुस्तफ़ा लाला कितना खुश थे? वो बीते खूबसूरत पल याद करते हुए किसी फसूं में बोला। सहर उसके चेहरे को ही देख रही थी जहाँ एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। पता है, निकाह की जो लास्ट नाइट थी ना, जिसमें लाला ने भंगड़ा डाला था, उसमें उन्होंने मुझसे क्या कहा था? मेरी सहर का ख्याल रखना। और पता है मैंने क्या कहा था? जब तक आप हैं मैं उसको ख्याल नहीं रखूँगा और ना ही उसकी तरफ देखूँगा। सहर की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। मुस्तफ़ा का जिक्र उसको हमेशा ही रुला देता था। वो दम बखुद मुस्तजाब का चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी जमा होनी शुरू हो चुकी थी। काश सहर मैं वो फजूल बातें ना करता। और पता है मैंने आखिर में खामोशी से निकाह क्यों किया था? क्यों किया था? वो किसी तलिस्म के ज़ेरे असर बोली। लाला ने निकाह की लास्ट नाइट मुझे कहा था कि मुस्तजाब, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों लाडले एक होने वाले हैं। सहर, उनकी ये बात आज भी हथौड़े की मानित गूंजती है। वो बहुत खुश थे मेरे और तुम्हारे निकाह पर, और मालूम है उन्होंने मुझे कहा था, एक दिन आएगा मुस्तजाब शाह, तुम्हें सहर अच्छी लगने लगेगी, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। सहर के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। चेहरा लाल गुलाब जैसा हुआ था। जहाँ अभी थोड़ी देर पहले वीरानी थी, वहाँ अब हया और शर्म थी। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे सहर से मोहब्बत नहीं हो सकती। सहर ने बेसाख्ता अपनी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा और उसकी बात पर एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा। मुझे सहर से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मुझे सहर से इश्क है, वो भी तलिस्म इश्क, एक ऐसा इश्क जिसके सहर में मुस्तजाब शाह जकड़ा जा चुका है, जिससे निजात का मतलब सिर्फ मौत है। उसके आंसू थमे थे, दिल की धड़कन भी कुछ पल के लिए साकित हुई, चेहरा खून झलकाने लगा था। प्लीज़ सहर, सिर्फ एक बार अपने शोहर को मौका दे दो, सिर्फ एक बार, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। सहर, सिर्फ एक बार, सिर्फ मुस्तफ़ा लाला के लिए ही सही, हम एक दूसरे को एक मौका तो दे सकते हैं ना। वो बोलकर कुछ सानिए खामोश रहा। शायद वो चाहता था कि वो कुछ तो बोले, लेकिन उसको ना बोलते देख कुछ देर के बाद बोला, तुम आराम करो, लेकिन मुझे एक दफ़ा मौका देने के बारे में सोचना ज़रूर। प्लीज़, मुझे तुम्हारे मुस्बत जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिर वो बोलकर रुका नहीं, उल्टे कदमों बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर उस वक्त सभी मौजूद थे सिवाय मुशाइम, मुस्तजाब और सहर के। वो दोनों ही अपने कमरों में बंद थे। न सहर ने खाना खाया था, न मुस्तजाब ने। नाहिद बेगम एक दफ़ा दोनों को बुलाने भी गई थी, लेकिन दोनों ही इनकारी थे, इसलिए मजबूरन वापस आ गई। बुर्राक और हफ्सा भी थोड़ी देर पहले ही थके हारे ऑफिस से आकर बैठे थे। हफ्सा एक दिन में ही काफ़ी थक चुकी थी। थकन चेहरे से वाज़े दिख रही थी। दिल तो चाह रहा था कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन एक दफ़ा मुशाइम को देखने के चक्कर में ढीठ बनी बैठी रही। सगीर शाह ने एक नज़र उठाकर सीढ़ियों की जानिब देखा और वापस मुंह सब की तरफ किया। वो खाली प्लेट सामने रखे खामोशी से बैठे थे और शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। वजदान भी एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखकर वापस सब की तरफ मुँह कर गया। उसने खाना तो निकाल लिया था, लेकिन शुरू नहीं किया था। बुर्राक अपने दादा और लाला को बड़े गौर से देख रहा था और उनकी बेचैनी को भी, और उसको समझ भी काफ़ी हद तक आ चुका था कि ये इंतज़ार किसके लिए है। इसलिए मज़े लेते बोला, सब ठीक है, आप दोनों खाना शुरू नहीं कर रहे? क्या किसी का वेट हो रहा है? बुर्राक ने कहा तो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वजदान ने सगीर शाह की तरफ देखा तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया था। अभी वो कुछ जवाब देते उससे पहले ही मुशाइम जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। सॉरी हम लेट हो गए, उसने माजरत करना ज़रूरी समझा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सगीर शाह, कैसे हैं? और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत तो ठीक है ना आप सबकी? वो कुर्सी पर बैठते ऐसे बोली जैसे ये लोग काफ़ी अरसे बाद मिले हो। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं और तबीयत भी ठीक है। आप कहाँ रह गई थी? काफ़ी देर से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो प्लेट में खाना निकालते बोले, जी बस वो कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से मैं हमज़ा से बात कर रही थी फ़ोन पर, इस वजह से देर हो गई। लेकिन आप शुरू करें, इंतज़ार क्यों करना अब? और आप मिस्टर वजदान, आपने भी शुरू नहीं किया खाना? दरअसल मेरी और दादा की आदत है कि जब तक सब लोग नहीं आ जाते हम खाना नहीं शुरू करते, इसलिए बस तुम्हारे इंतज़ार में थे। वो स्पार्ट अंदाज में बोला। नूरे ने जलकर उसकी जानिब देखा। हमें माफ़ कीजिएगा, हम ज़रा लेट हो गए। मुस्तफ़ा के ही केस के बारे में बात कर रहे थे, इस वजह से ज़रा लेट हुए। कोई बात नहीं, अब आप दोबारा माजरत नहीं करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सगीर शाह ने कहा तो सबने तकरीबन झटके से उनकी जानिब देखा। मुशाइम भी उनकी बात पर मुस्कुराई।
खाना खाते उसकी नज़र नरगिस बेगम पर पड़ी। और आंटी, आर्यान घर आ गया है? सबने नरगिस बेगम की जानिब देखा। हाँ, आ गया है, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? वो तड़क कर बोली। वजदान और सगीर शाह दोनों के माथे पर बल पड़े थे, लेकिन मुशाइम के चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, बल्कि आज तो वो मुस्कुरा रही थी। एक मुझे ही तो मतलब है, अगर वो नहीं होगा तो अब केस कैसे सॉल्व होगा? वो उनकी आंखों में देखते बोली। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तकरीबन सभी उलझे थे उसकी बात से, सिवाय वजदान के। बात का मतलब तो बहुत गहरा है, जो आपको जल्द, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को समझ आ जाएगा बहुत जल्द, वो मायनी खेज लहजे में बोली। वो उसके लहजे से एकदम घबराई। मेरे बेटे से ना दूर रहना। अभी वो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, वैसे ही परेशान है। और परेशान मत करना। वो तंबीहन उंगली उठाकर बोली। आंटी जी, ये कार्रवाई घर के हर एक फर्द के लिए है, और सबसे स्पेशल आर्यान के लिए। वो रसानियत से बोली। वो किस लिए? मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गई हो? नूरे जहरखंद लहजे में बोली। मिस नूरे, आपका भाई जाय वारदात पर ही मौजूद था। उसके बयान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वही आई विक्टिम है जिसके सामने ये सब कुछ हुआ। एक वही सब कुछ क्लियर बता सकता है कि आखिर मुजरिम है कौन। तुम्हारा भाई ही मुजरिम है, उसी ने मेरे भतीजे को मारा है। अभी मुशाइम अभी कुछ बोलती, उससे पहले ही हफ्सा बोल पड़ी। आपको ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप ये सब छोड़ें और खाना खाएं, फिर दवाई भी लेनी है आपने। तुम नहीं बताओगी मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मेरी फिक्र करने के लिए मेरा सगा भाई मौजूद है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे मामलात में बोलने का। सो प्लीज़ अपने काम से काम रखा करो। वो बिना लिहाज के बोली थी। हफ्सा सुन सी बैठी, बस उसको देखे गई, जो कितनी बदल गई थी कुछ ही वक्त में। दिल बहुत दुख रहा था। सुबह से ना बुराक ने बात की थी, और अभी सबके सामने इस इंसल्ट के बाद उसका दिल बहुत दुखा। आंखों में कई आंसू आए, जिन्हें कहीं अंदर ही वो पी गई। बुराक ने जब से जबड़े भींच कर मुशाइम की जानिब देखा। उसने हफ्सा की जानिब से निगाहें हटाकर सगीर शाह की जानिब की, और स्पाट अंदाज में बोली। बहुत जल्द मुस्तफ़ा का कातिल हम सब के दरमियान होगा। ज़्यादा परेशान होने की और मुझे बर्दाश्त करने की आप लोगों को ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं ये केस सॉल्व होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरा जितना भी वक्त आप सबके दरमियान गुजरा, यह हमेशा मुझे याद रहेगा। वो मुस्कुराते लहजे के साथ सबको देखते हुए बोली। वजदान का चेहरा जहाँ संजीदा और स्पाट था, उसकी आंखें यकदम उदास हुई थीं। पता नहीं क्यों उसको ये बात बहुत अजीब लगी थी। उसने फ़ौरन ही आंखें झुका ली। दिल की धड़कन की रफ्तार कहीं हद तक तेज़ हो चुकी थी। खाने से दिल एकदम उचाट हुआ। उसने एक बार फिर उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा, जो सगीर शाह से बातें करते हुए खाना खा रही थी। क्या मुझे तुमसे मोहब्बत है? उसके दिमाग ने उसके दिल से सवाल किया था मुशाइम के बारे में।